चलो चलो चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सो आज हमारा कंपनी विजिट यहाँ पे समाप्त हो जाना है। कैसा लग रहा है आपको? नींद आ रही? नींद उबास से कैसे ले रहे हो? देखो बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या है बेटा? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। क्या है बेटा? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। बोलो भाई। भाई इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम्हारे अंदर? हाँ जी, नहीं बोलोगे? कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन व्हाई वी नीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? क्या लीड करने के लिए भाई? अच्छा, क्या जरूरत है उसकी? मेंबर है तो प्रॉफिट कमाने वाला काम नहीं कर सकता? क्यों? अच्छा, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों अपॉइंट करता है? क्यों बिना डायरेक्टर की कंपनी नहीं चल सकती? अच्छा, ओके। देखो जरा कॉन्सेप्ट। क्या बेटे? कॉन्सेप्ट अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों जरूरत है इसकी? वाई वी रिक्वायर दिस? और ये जनरली यूज कहाँ होता है बेटा? ये कंपनी में। कहाँ यूज होता है? कंपनी में। भाई फोन नहीं उठा? ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा? कंपनी। अच्छा, कंपनी के बारे में आपने कौन सा पढ़ा हुआ है? दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। पढ़ा हुआ है? कंपनी क्या होती है बेटे? आर्टिफिशियल पर्सन। और इस कंपनी को किसने क्रिएट करा है? क्रिएटेड बाय लॉ। बोलो बच्चों। हाँ। सो अल्टीमेटली सिचुएशन इज दैट सर, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। पर्सन है साहब, आर्टिफिशियल पर्सन, कि खुद ही सारे काम कर सकती है। जबकि आपने पढ़ा हुआ है कि एवरी वर्क्स डन इन द नेम ऑफ, एवरी लाइबिलिटी बिलोंग्स टू कंपनी। ठीक है। इसीलिए मेंबर्स की लाइबिलिटी यहाँ पर क्या होती है बेटा? लिमिटेड होती है। बोलो बच्चों। तो सर, इट इज वेरी क्लियर कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है भैया, खुद काम नहीं कर सकते हो। नीड है इसको किसकी? नीड है ह्यूमन बींग्स की। किसके बेटा? ह्यूमन बींग्स की, जो इस कंपनी के मैनेजमेंट को हैंडल कर सके। बोलो बच्चों। हैंडल द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। नहीं बोलोगे आप लोग? ठीक। तो कंपनी के मैनेजमेंट को हैंडल कर सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग इसलिए बेटा, इस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत है। राइट। तो जिन लोगों की हमें जरूरत है, कलेक्टिवली विल कॉल देम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड। क्या बोलते हैं बेटा इनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड। वी कैन सिंपली से दिस बोर्ड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, कंपनी जेट का एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 10, जो कि बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड का मतलब हमें डिस्क्राइब करता है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड? अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब क्या है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 2 क्लॉज 10। तो जनरली सर, कंपनी को मैनेजमेंट चलाने के लिए किनकी जरूरत है? राइट, ह्यूमन बींग्स की। और ह्यूमन बींग्स बिना मैनेजमेंट को, ह्यूमन बींग के तो चलेगा नहीं बेटा, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन क्या मैनेजमेंट चला सकती है? पॉसिबल ही नहीं है साहब। सो दैट इज वाई वी रिक्वायर्स व्हाट? ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब सुनो बेटा ध्यान से। सेक्शन 2 क्लॉज 10 क्या कहता है, वो पढ़ेंगे थोड़ी देर में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर, ये होते कौन है जनरली? दे आर इलेक्टेड मेंबर। क्या होता है बेटा? इलेक्टेड मेंबर या इलेक्टेड पर्सन लिखता हूं सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। इलेक्टेड पर्सन है बेटा, ये जो कंपनी के बोर्ड में रहता है, ऑफ कंपनीज बोर्ड। और ये इलेक्टेड किसने करे? बाय ओनर्स। ओनर जनरली कंपनी में कौन होता है बेटा? शेयर होल्डर्स। और इनको आप मेंबर्स के नाम से भी जान सकते हैं।
तो मेंबर और शेयर होल्डर जो जनरली बेटा ओनर होते हैं कंपनी के, दे हेल्ड ओनरशिप, राइट। बट ये इतने सारे होते हैं कि जनरली मैनेजमेंट को नहीं हैंडल कर सकते। इसलिए बेटा इन्हें कुछ पर्टिकुलर पर्सन, कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो कंपनी के मैनेजमेंट को क्या कर सके बेटा, हैंडल कर सके इन बेटर वे and use the resources in better way. So that is why they appoint what the boards of director. हालांकि आपके यहाँ पे सिलेबस में नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ हमें सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 पढ़ना है और सबसेक्शन 3 पढ़ना है, दैट्स इट। और एक मैं आपको सेक्शन 153 2 कराऊंगा, सॉरी। दिस इज अबाउट इट अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हालांकि जब आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो एग्जीक्यूटिव में अराउंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको बेटा सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 205 तक अंडरस्टैंड करना है, एंड दिस विल टेक अराउंड 25 to 30 क्लासेस। ठीक है, कम से कम बोल रहा हूं ये। और भी ड्यूरेशन आपके जो क्लासेस का रहेगा 2 घंटे से 2.5 घंटे तक की क्लास का ड्यूरेशन रहता है जनरली। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक। तो इसलिए यहां पर तो ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये तो सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं सर हम टीजर है। क्या ये टीजर है? फिल्म तो हम कब देखेंगे? एग्जीक्यूटिव में। कहाँ देखेंगे बेटा? एग्जीक्यूटिव में। तो समझ आया तुम्हारे कॉन्सेप्ट? चलो कॉपी करो उसको मैडम से। कोई डाउट है भाई? आज ये काफी नालायक छुट्टी पे है भाई। उसका तो पेपर है, मैसेज किया था उसने मेरे को। शायद सीयूईटी का भरा है। तो कहाँ बंक पे गई हुई है? अच्छा, बच्चे ट्यूशन का बंक मारते हैं मुझे बाद में पता लगा, जब से चौपालपुर सेटअप हुआ है। हाँ, मेरे पास एक दिन एक बच्चे की वीडियो आई, कह रहा सर ये देखो आपका स्टूडेंट कहाँ घूम रहा है। आराम से ग्रुप, क्लास चल रही है, ग्रुप बना के मस्त चौपालपुर में बैठे हुए। मैं कहा वाह नाइस। अरे यार वहां नहीं जा सकते ना, ये तो अपने प्रेमिसेस था। वहां जाऊंगा थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। मैंने कहा एंजॉय बेटा एंजॉय। फ्यूचर में रिक्शा ऑटो चलाने वाले भी तो चाहिए हमें। सारे पढ़ लिख जाएंगे तो फिर ऐसे काम कौन करेगा? क्यों, सही बात है ना। रिक्शा चलाने वाले चाहिए, कूली चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो इसलिए सारे पढ़ लिख गए तो दिक्कत हो जाएगी। जी कल को तुम सीएस बनोगे, ड्राइवर रखोगे, किसको रखोगे ड्राइवर? एक कंपनी सेक्रेटरी को तो ड्राइवर रखोगे नहीं है। एक ग्रेजुएट बस में तो ड्राइवर रखोगे नहीं। तो ऐसे बच्चे कमाएंगे तब आपके, जो पढ़ाई के टाइम पे क्लास बंक मारे, किसी को लेके घूमे। आपका कल लास्ट है, कितने पेपर हो गए? कितने पेपर होंगे? तो मैं क्या क्या भरा था भाई? और कोई काम नहीं तो मैं होना किसी में भी नहीं है नालायक। जो पढ़ाई नहीं होगा इसलिए मुझे पता है ना। क्या क्या भरा था? अरे प्रभु, कोर्स क्या क्या भरा था? मैं बोल रहा हूँ क्या क्या कोर्स सेलेक्ट किया था? बीबीए, बीबीए अकाउंटिंग ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, मैथ्स थी आपके पास? अच्छा, और मतलब तुम चाहते क्या हो? तो कुछ प्लानिंग है कुछ सीएस के साथ? तुम कहाँ जा रही हो तुम एक ऑनर्स करने के लिए? चंपक लाल। हाँ हाँ, बट पहले उसको सीएस कंप्लीट करनी पड़ेगी। मर्चेंट बैंकर्स जनरली होते कौन है? जो कंपनी का आईपीओ वगैरह हैंडल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको लीगल इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए एक्सपर्टाइज लेवल की। और मर्चेंट बैंकर को एक सिंगल पर्सन थोड़ी बन सकता भाई, रिक्वायर्ड ऑफ टीम। मर्चेंट बैंकर के लिए आपको अकेले नहीं कर सकते हो आप काम, आपको प्रॉपर क्या चाहिए? टीम चाहिए। उस टीम की वजह से आप काम करवा। कोर्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मर्चेंट बैंकिंग कोर्स कर सकते हो।
बहुत सारे कोर्सेज हैं यार, सीएस करने के बाद भी आपको ना बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो आप लोग। हाँ बिल्कुल बढ़िया रहेगा, पूरा रिलेट है। सिक्योरिटी लॉ पूरा आएगा उसमें, पूरा कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, सब कुछ, बिजनेस लॉ जितने भी है ना सारे। आपने एक कौन सा पढ़ा होगा, अंडर राइटर का पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? अकाउंट्स में ना ना। क्यों पढ़ते हैं हम अंडर राइटर का मतलब? वेरी गुड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, किसके लिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अंडर राइटर्स कौन होता है बेटा? ये तो होता है मर्चेंट बैंकर्स। भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? लेट कैसे आ रहे हो? बैठो। बढ़िया। सब बढ़िया। ये बेचारे इतने इरिटेट क्यों हो गया है? भाई जल्दी करा करो, इतना टाइम नहीं मेरे पास। हेडिंग लिखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हेडिंग लिखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हो गया बेटे? तो आपने वीडियो देख लिया था? ये वाला भेजा था मैंने आपको, कंप्यूटर वाला। कितनी वीडियोस थी इसकी, पिछले क्लास की? ये जो मैंने नहीं भेजी होगी, मतलब इससे पहले कब हुई थी हमारी क्लास? सैटरडे भी तो क्लास होती थी हमारे। अच्छा सैटरडे नहीं हुई थी, फ्राइडे वाली, फ्राइडे वाली। कितने लेक्चर थे उसमें? मैंने आपको भेजा नहीं, देखा कैसे? नहीं बेटे, 3 लेक्चर्स हैं, 3। हाँ नालायक इंसान। मांगते भी तो नहीं है लोग, मुझे इतना ध्यान रहता नहीं है। अब तुम क्या कोई स्पेशल हो? तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मुझे लक्की को लेक्चर भेजने हैं, उसके लिए याद दिलाना होता है। तुम बोलोगे सर मैंने 2 साल पहले बोला था लेक्चर भेज देना, हमने भेजा नहीं। यार रात में तुम मैसेज करोगे, मैं उल्लू की तरह जागता रहूं क्या? मेरी गलती है, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ पापी इंसान हूँ। गलती मेरी है भाई, मैंने देखा क्यों नहीं मैसेज? ये काम तो रह गया मेरे पास। मैं फोन से इतना इरिटेट हो गया ना, फोन चलाता नहीं हूँ ज्यादा। सही में। तो स्टोरी डालना जरूरी है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है, बस उतना ही। अरे तो वो तो इम्पोर्टेंट चीजें है ना। हो सकता है कोई और हैंडल कर रहा है मेरा मोबाइल फोन, जरूरी मैं कर रहा हूँ? हैंडल बाय समवन एल्स। क्या लिखा हुआ है? बीओडी या बोर्ड इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन बेटा? मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी। ठीक है, सो नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कलेक्टिव बॉडी। ठीक है, कितने लोग होते हैं बोर्ड में, कितने लोग होने चाहिए, क्या सिचुएशंस है, विल अंडरस्टैंड। तो फटाफट से हेडिंग डालो। ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ तो लिखिए हेडिंग, कंपनी टू हैव, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा किसी को बीकॉम सेकंड ईयर कंपनी लॉ की क्लास की नीड होगी ना,
तो उसको नॉलेज लेक्चर क्या है प्रेफर कर देना, बहुत सस्ते में क्लास मिल जाएगी उसको। ठीक है, कंपनी लॉ पूरा सिलेबस है, इवन डिटेल्स में है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा सबसेक्शन 1 गिवन है बेटा हमें, तो मेरे साथ के साथ लिखिएगा, एवरी कंपनी shall have a board of director consisting of individual as directors and shall have a minimum number of, एक सेकंड, a minimum number of 3 directors in public company, 2 directors in private company, 1 director in 1 person company and a maximum of 15 directors. ब्राइटनेस थोड़ा कम हो रखी है, 100 ही तो है। कुछ अंतर लगा, सेम ही है, कुछ तो डिफरेंट हुआ होगा यार। ब्राइटनेस कम कैसे हो रही है इसकी? कोई नहीं, देखो बच्चों क्या कह रहा है, कंपनी टू हैव बोथ्स ऑफ डायरेक्टर। सबसेक्शन 1 क्या था, सेक्शन 149 का कहता है एवरी कंपनी, ओके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी, तो इंक्लूड एवरी कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन होने चाहिए बेटा इसमें, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हम नेचुरल पर्सन है इंडिविजुअल फॉर्म में। ठीक है, एज ए डायरेक्टर एंड शैल हैव, क्या लिखा हुआ है, अब मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर कौन सी कंपनीज में, पब्लिक में, मिनिमम नंबर ऑफ 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी में एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। बोलो बेटे, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 डायरेक्टर, मतलब मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होते हैं, 15, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। यार यू गेटिंग द पॉइंट? तो सुनो, पब्लिक कंपनी मिनिमम कितने हैं, 3, प्राइवेट में मिनिमम कितने हैं, 2, ऑफिस में मिनिमम कितना, 1, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। ठीक है, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब प्रश्न आता है सर, मान लो मेरी कंपनी में बहुत सारा काम है, मेरी कंपनी में क्या बेटा, बहुत सारा काम है और मुझे जरूरत है ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, तो क्या मैं 15 से ज्यादा नहीं कर सकता? हाँ जी, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितने लगी हुई है, अब मुझे जरूरत है 20 डायरेक्टर्स की, क्या करूं? हाँ जी, तो यहाँ पर कंपनी एक्ट ने एक स्कोप छोड़ा हुआ है, यार आप 15 से ज्यादा भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होगा, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। चलिए लिखिए फटाफट से, अ कंपनी
may appoint more than 15 director after passing a special resolution. Done? यानी कि अगर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, क्या कर लिया कंपनी ने? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, देन कंपनी कैन अपॉइंट डायरेक्टर मोर देन 15। दिमाग में एक प्रश्न आया, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन? सेक्शन 118 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशंस। ठीक है, नहीं सॉरी, 118 तो मिनट्स है। ठीक है, 118 क्या है बेटा हमारा? मिनट्स, मिनट्स। 114 है शायद, एक सेकंड। हाँ 114 है, अभी गलत हो जाता। देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन का मीनिंग कहां पे डिफाइन है बेटा? अंडर सेक्शन 114 में। कहा डिफाइन है? 114। हालांकि देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट सुनो बेटा, कॉपी मत करो प्लीज, इधर देखो। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है साहब? रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन। क्या होता है? किसका? डिसीजन ऑफ मेंबर्स या डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, और डिसीजन ऑफ क्या बोल सकते हैं बेटा? मेंबर्स। ठीक है, तो अगर आप पर्टिकुलर जो भी मुद्दा है, जो भी एजेंडा रखा हुआ है मीटिंग्स में, उसको एग्री हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, अगर एग्री नहीं होते तो हम बोलते हैं रेजोल्यूशन फेल हो गया। तो डिसीजन अगेंस्ट अगेंस्ट आ गया, डिसीजन फेवर में आ गया। सर कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो जो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? और इसमें देखी जाती है मेजोरिटी। क्या देखी जाती है? मेजोरिटी ऑफ 51%। यानी कि आपने कोई भी एजेंडा रखा, उस एजेंडा पे डिस्कशन हुआ, अब हम कब मानेंगे रेजोल्यूशन पास हो गया है? जब 51% डायरेक्टर्स एग्री हो जाए। क्या हो जाए बेटा? 51% डायरेक्टर क्या हो जाए? एग्री हो जाए। सो दैट मीन दिस इज द रेजोल्यूशन क्या हो चुका है? पास हो चुका है, यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मान लो 10 डायरेक्टर्स हो। कितने डायरेक्टर्स हो? 10। यहाँ पर टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? इसकी मेजोरिटी क्या होगी? तुमसे पूछा मैंने, इनकी मेजोरिटी क्या होगी? 6। 51% हो गया ना 6। तो अगर 51% के 6 डायरेक्टर एग्री हो गए, क्या रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? समझ आया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं आया? अभी क्या बेसिक लॉजिक है नालायको? टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 10। मेजोरिटी क्या होगी? मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। कितने होंगे मेजोरिटी? 6। भाई अगर 5 5 हो गए तो इक्वल हो गया ना। 5 हाँ बोल रहे हैं, 5 नो बोल रहे हैं, तो क्या हो गया? इक्वल हो गया। 6 लोग यस बोल रहे हैं, 4 लोग नो बोल रहे हैं, ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं? यस, मेजोरिटी हो गया ना। दिस इज 51%। नालायक इंसान। अब ये मत बोलना सर अगर मैं 51% 10% का निकालू तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो क्या आधा डायरेक्टर को काट दे बीच में से? इज इट पॉसिबल? हाँ, तो उसके लिए राउंड ऑफ क्या करेंगे हम? 1 में, तो यानी कि 6 हो जाएगा। तो 6 डायरेक्टर अगर यस हो जाते हैं तो क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया? समझ आया? इसलिए कहते हैं 11th क्लास में बिजनेस पढ़ना बहुत जरूरी है। बट हम लोग क्या सोचते हैं, पे छड़ना थ्योरी है, लेट्स गो फॉर इट। और खुद भी नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी बात तो ये है, चलो ट्यूशन मत पढ़ो, खुद तो पढ़ो। बट अगेन मैं कह रहा हूं ना, देखो समझ, आने वाली पीढ़ी को समझाओ कि व्हाई बिजनेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। सोचो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है बहुत सारे स्टूडेंट्स को यार। मैं 12th क्लास में जब पढ़ाता हूँ ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं इतना। एंड फ्यूचर प्लान मैंने कर भी लिया है कि मैं जस्ट हम गो फॉर द लक्ष्मी नगर या समवेयर एल्स जहां मैं सीएस को ही पढ़ाऊंगा भाई। 11th 12th को मुझे नहीं पढ़ाना। उसके लिए कोई और टीचर मैं अपॉइंट कर दूंगा, तुम पढ़ाओ। नहीं झेल सकते यार, इतना बुरा हाल है बच्चों का। एक बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता, क्यों? क्योंकि 11th क्लास पढ़ी नहीं ढंग से। तो जब अपने 11th क्लास नहीं पढ़ी तो अब आगे क्या ही पढ़ो। काफी आपको पता है ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है बिजनेस में 11th क्लास के जो सीएस में यूज होते हैं। बेटा रुक जाओ, अभी सबर कर लो थोड़ा सा। एक कॉन्सेप्ट यूज होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, पढ़ाया था ना, एडीआर जीडीआर। वो 11th क्लास में दिया हुआ है भाई उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, एवरीथिंग डिपॉजिटरी क्या होता है, ठीक है, कस्टोडियंस क्या होते हैं, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर गिवन इन द 11th क्लास। और ये चीज आपको सीएस में पढ़ाई जाएगी। अभी अब जब कम प्रोजेक्ट पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव में तो वहां पर मैं जीडीआर पढ़ाऊंगा आपको। अब जीडीआर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। बट मैक्सिमम स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा चाहिए क्या होता है भैया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दे आर नॉट अवेयर विद देयर अपने खुद के करियर को लेकर हम इतना बेकार हैं। और कई लोग सोचते हैं कि भैया चलो पैसा बचा लेते हैं। बेटा क्या करोगे पैसा बचा? मुझे एक बात देखो, एक सबसे बड़ी गलत उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज करना। अपने ही सब्जेक्ट के साथ क्या करना? कॉम्प्रोमाइज करना। अब वो सोचता है कि सर हमारे घर वाले की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैंने कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिर आपको पढ़ाना ही नहीं चाहिए था या फिर इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को करियर नहीं दे सकते हो ना, फिर आपको बच्चे पैदा भी नहीं करने चाहिए। मेरा तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कॉन्सेप्ट है। बना उनको अच्छे से पढ़ाओ, उनकी जिंदगी अच्छे से बनाओ। कल को बर्बाद होगा ना वो आपसे ही बोलेगा मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपको किसी भी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप कुछ भी करो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कटु सत्य है बेटा। बट लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं चीजों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास ही पढ़ो, मेरे पास अगर मेरे को पैसा दो, भाई जहां पढ़ना वहां पढ़ो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करो, बट एटलीस्ट पढ़ो तो। या तो तुम सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हो। आज का बच्चा सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकता, पागल हो जाएगा वो। क्योंकि उसको आदत क्या होगी बचपन से ट्यूशंस की। आपको पता है मैं कोचिंग्स का अगेंस्ट हूँ। भले मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, अगेंस्ट किस कॉन्टेक्स्ट में हूँ सुनो। मैं अगेंस्ट इसलिए नहीं हूँ कोचिंग सेंटर है, मैं अगेंस्ट इसलिए हूँ कि बच्चों को अपने अपाहिज बना दिया। हर चीज दे रहे हो तो खुद तो कुछ करने दो उनको, तो इतने सिंप्लीफाई तरीके से। मैं आपको सीएसओ पढ़ाऊंगा एग्जीक्यूटिव में, भाई साहब पूरा बेयरक पढ़ाता हूँ बच्चों को मैं। अगर मैं नोट भी करा रहा हूँ तो क्या नोट करवा रहा हूँ? बेयरक। मैंने कभी सिंप्लीफिकेशन नोट्स नहीं दिए बच्चों को। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि यार ये बहुत सिंपल होता है, वो हमें पढ़ने में आसान होता है और एग्जाम क्रैक हो जाता है, बट फिर उन बच्चों को लॉ पढ़ना ही नहीं आता। इसके अगेंस्ट हो मैं कि तुम बच्चों को क्यों वो बना रहे हो अपाहिज, ताकि वो दूसरे पे जीवन भर डिपेंड रहे। एक बात बताओ, एक बार अगर फेल हो गए दोबारा कोचिंग लोगे? जनरली देखा जाए तो फिर जरूरत क्या है कोचिंग की? पढ़ तो लिया एक बार, बट जब सेकंड टाइम तो अमेंडमेंट आएगी कैसे पढ़ोगे? सोचो ना। और यहाँ लॉ में तो दुनिया भर की अमेंडमेंट्स आती है। तो उसके लिए बच्चा कहता है सर कोर्स तो क्रैश कोर्स परचेज करता है, अमेंडमेंट कोर्स परचेज करता है। ये बड़ा दुखदायी सिचुएशन है। इसलिए थोड़ा पढ़ना सीखो बेटा, पढ़ना सीखो। और जिन बच्चों को अगर आप कोई बच्चा पर कोचिंग दे रहा है ना, तो ये आपकी दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही नॉलेज दो, उन्हें मोटिवेट करो। सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं चलेगा। पढ़ाना ही होता तो फिर क्या काम होता? टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है बेटा, टीचर का काम उन बच्चों को मोटिवेट करना भी है, सही जानकारी देना भी है। सिर्फ ये नहीं कि मेरे बेनिफिट के लिए तो मेरे पास पढ़ता रहे, वो दिक्कत नहीं। पैसा आ रहा है, इट्स ओके। जो चीज उसके लिए करेक्ट है ना वो चीज उसे बताइए आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो खैर जो भी है, डायरेक्टर का डिसीजन समझ में आया है। मेंबर का डिसीजन होता है दो, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ओआर और एसआर। क्या लिखा हुआ है? ओआर और एसआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन। बोलो भाई लल्लू। सुनो, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर की बात करूं, अगेन सेम है इसमें बेटा, 15% अगर एग्री हो गया तो उसका मतलब क्या पास हो गया? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया।
अगर 75% रेडी हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? हालांकि सेक्शन 114 में इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया बेटा इसको, ठीक है। वहां पर कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्डिनरी की बात करूं तो वो कहता है जितने अगेंस्ट आए हैं, राइट, जितने वोट किसमें आए बेटा? अगेंस्ट, तो उससे एक ज्यादा फेवर में आ जाए तो ऑर्डिनरी उसमें पास हो जाए, ठीक है। और अगेंस्ट से ज्यादा अगर आ जाए, जैसे अगेंस्ट आए 4 वोट, तो कितने फेवर में आ जाए? 5, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। एसआर कहता है जितने अगेंस्ट आए हैं उसके 3 टाइम्स किस में आने चाहिए? फेवर में। जैसे 4 अगर अगेंस्ट आए हैं तो फेवर में कितने आने चाहिए? 4 12 वोट क्या आने चाहिए? फेवर में आने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट हम इन सिंप्लिफिकेशन में बोलते हैं कि ओआर का मतलब क्या और एसआर का मतलब क्या? 75%। जनरली यही होता है, बट अगेन लॉ के हिसाब से इसका मीनिंग कुछ और है। जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो वहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्पेशल रेजोल्यूशन है। मेरे एग्जाम में आया था स्पेशल रेजोल्यूशन, बताओ क्या होता है? हमें तो यही पता था 75%, ठीक है। तो गड़बड़ हो गई। तो सेक्शन 114 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब उसको पढ़ेंगे तो इस एसआर का मतलब वहां पर दिया गया है। एसआर इंटेंशन पास करने की इंटेंशन होनी चाहिए, और वो भी आप नोटिस में लिखोगे, ये भी होना चाहिए। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग। बट अभी मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, वो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो यानी कि अगर 75 मेंबर्स ने क्या कर दिया बेटा? हाँ बोल दिया, तो क्या मैं 15 से ज्यादा डायरेक्टर को रख सकता हूँ? या समझ में आया? नहीं आया? कुछ नहीं आता तुम्हारे को समझ में? आता है, चलो बहुत बढ़िया। डिफरेंट बता क्या होगा? देख कर पता लग रहा है क्या होगा। वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना, साफ दिख रहा है डिफरेंस? मैंने आंखों के सामने देखा, देखो, ओ माय गॉड, दिख गया। बताओ। हाँ, ये तो डिफरेंस है। कुछ डिसीजन इतने क्रिटिकल होंगे जहां पर सिंपल मेजोरिटी नहीं चलेगी, वहां पर क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। समझ रहे हो? जैसे मुझे आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है। किसको ऑल्टर करना है? आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है। क्या वो छोटा मोटा काम है? क्या उससे पूरी पूरी कंपनी इफेक्ट होगी ही नहीं होगी? तो क्या फिर सिर्फ सिंपल मेजोरिटी ले लूं? 51%? बोलो, क्या लूं फिर? और कुछ केस में तो आप यूनानिमस अप्रूवल पास कराना पड़ता है। अब तो बोले सर यूनानिमस अप्रूवल क्या है? 100% मेंबर का अप्रूवल चाहिए। समझे? एक कॉन्सेप्ट होता है एंट्रेंचमेंट का। किसका? एंट्रेंचमेंट का। अगर मैंने आर्टिकल के किसी क्लॉज को एंट्रेंच कर दिया, तो वहां पर फिर मुझे सिंपल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए बेटा? 100% यूनानिमस अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? यूनानिमस अप्रूवल, यानी कि जहां कोई भी अगेंस्ट में ना हो। समझे? चंपूलाल, देखो। तुम्हारे वैसे कुछ समझ आता है भाई? हेलो? नहीं बोलो कुछ? आता समझ में कुछ? चलिए, पता नहीं क्या आता था समझ में। आज तुम्हारा टेस्ट भी है कॉन्ट्रैक्ट का। वेरी गुड। प्रिपेयर्ड होके आए हो? मोबाइल फोन लाए हो? मोबाइल फोन? मैंने बोला था मोबाइल लेके आना है। अरे, कौन कौन नहीं लाया? कैसे दोगे फिर? टेस्ट कैसे दोगे फिर? हैं? मैं तो पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से कह रहा हूँ टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? चुप ना लाए। वो तो मैंने ये भी कहा था कि सरप्राइज होगा, कभी भी हो सकता है, तो पढ़ते रहना। ये बहाने नहीं चलेंगे बेटे। देर इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। हो गया भाई चंपक लाल? जल्दी करो फिर। देखो यार, मेरे से ना सब कुछ पूछा करो, छुट्टी का मत पूछा करो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहता। क्यों? तुम्हारे घर में कोई ना कोई एडमिट ही रहता है हमेशा। नहीं सीरियसली, थोड़ा गाँव जाओ, पूजा पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। पिछले 2 साल से आई थिंक तुम्हारे घर में कोई ना कोई एडमिट हो ही रहा है। 3 साल से।
जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा या हेल्थ? हेल्थ। पैसा तो कमा लेगा इंसान। हाँ जी। वो क्या ठीक, तो बेड पे पड़ा हुआ है, यहाँ से पाइप घुसा हुआ है, वहां से पाइप घुसा हुआ है, ये ठीक है भाई? अमीर देखो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर 50 साल के बाद उसी पैसे को क्या करते होते हैं, पानी नहीं पी सकते, शुगर है मीठा नहीं खा सकते, ठीक है, और क्या हाई बीपी है, ज्यादा नमक वाली चीज नहीं खा सकते। अबे तो जीना क्यों है, और फिर दवाइयां खा रहे हैं, सुबह थायराइड की दवा, शाम को इसकी दवा, ये शुगर की दवा, ये उसकी दवा, ये उसकी दवा। सो भैया कम कमाओ, हेल्दी रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना हेल्दी रहोगे, पैसा कुछ नहीं है यार, नथिंग। पैसा कभी भी हैप्पीनेस परचेज नहीं कर सकता। उसका नाम सुना आपने, एप्पल का वाला का नाम क्या था, स्टीव जॉब्स, सुना उसके बारे में? द पर्सन, क्या कमी है उसके पास, बताओ, कुछ कमी है? मन की शांति के लिए कहाँ आए भाई साहब वो? उत्तराखंड, नीम करोली बाबा से मिलने, और वहां उन्होंने ध्यान में रहे, मन को शांति मिली, तब जाके एक कंपनी सेटअप करी उन्होंने। क्या नाम था उस कंपनी का? प्रजा एनिमेशन में है यार, क्या नाम है उस कंपनी का, मैं नाम भूल गया हूँ। डिज्नी, नहीं डिज्नी नहीं, कुछ है, मैं नाम भूल गया हूँ, याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। सो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटल पीस, शांति। अगर ये नहीं है ना, फिर तुम्हारे पास कितना ही पैसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी एक इंजीनियर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, एज ए इंजीनियर, आई थिंक 80 लाख रुपीज का पैकेज है उसका, 80 लाख रुपए, कम नहीं होते 80 लाख। 80 लाख साल का मिल रहा है, मतलब मंथली कितना मिल रहा होगा, डिवाइड कर लो 12 से। दैट मच ऑफ अमाउंट ही है। वो कह रहा भाई पैसा तो मेरे पास इतना है, सुख सुविधा है, कार है, गाड़ी है, मोबाइल है, एवरीथिंग आई हैव, आई कैन परचेज एवरीथिंग, बट मेरे को मेंटल सुकून ही नहीं मिल रहा है। उसने इंटरव्यू दिया बकायदा, अरे न्यूज में आया उसका इंटरव्यू, उसने कहा कि मुझे मेंटल सुकून नहीं मिल पा रहा है, मैं आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, क्या करूं मैं? तो इसका मतलब तो ये पता लग रहा है, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन फुलफिल आवर वांट्स, मनी कैन फुलफिल आवर नीड्स, बट हैप्पीनेस, मेंटल सुकून एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा ही नहीं है विराट कोहली पगला गया था बीच में, तब जाके वो मन की शांति के लिए गया उत्तराखंड फिर से, भगवानों के चरणों में गया था, नहीं गया था? हाँ, नीम करोली बाबा से तो मिलने गया था वो भी। कौन से जमाने में जी रहे हो बेटे? फिर कहते हो हम क्रिकेट देखते हैं। आपको पता है विराट कोहली के जाने के बाद उस जगह की वैल्यू भी बढ़ गई बहुत ज्यादा, अब वहाँ बहुत सारे लोग आ गए, और बड़ी सी पार्किंग बन गई है वहां पे, अब काफी अच्छा कर दिया। हाँ, तो दैट इज द वंडर बेटा, वहां पे मैं आपको क्या, मैं ही नहीं कह रहा कि आप मंदिर ही जाओ, मंदिर लेकिन बहुत सुकून वाली जगह है। मतलब आपको कभी लगता ना कि आप बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप, हमारे यहाँ तो नहीं है बड़े बड़े टेम्पल्स जहाँ पे सुकून हो, यहाँ कहाँ है, नहीं है यहाँ पे। आप जाओ किसी मंदिर में, आराम से जाके ना बैठ जाओ, शांति से, किसी के साथ में जाना, अकेले जाना, शांति से बैठ जाओ भगवान के चरणों में, वहां पे आपको ना मेंटल पीस इतना ज्यादा मिलेगा, इतना ज्यादा मेंटल पीस मिलेगा ना, आपको सारी चिंताएं भूल जाओ। और ये फैक्ट है, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, समझ रहे हो? तो इसलिए तो दुनिया पैसों के पीछे पागल है। मैं कहता हूँ उतना कमाओ जितना जरूरी है, वही नहीं कि तुम कमाने के चक्कर में इतना अपने मेंटल प्रेशर ले लो कि एक दिन तुम मर जाओ ऐसे ही। तो इसलिए रिलैक्स, फील फ्री, पैसा कमाना है, ऐसा नहीं नहीं कमाना है, बट ऐसा नहीं बिल्कुल अपने आप को मार के पैसा कमाना, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स की, वरना नंदन की तरह संन्यास ले लेना, क्या दिक्कत है? क्या लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हेलो, अ कंपनी इज इन, क्या है बेटा, मैनेज बाय, ओके, द पीपल हु रन नोन एज, तो कंपनी को जो चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टर, एक्टिंग कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड। द डायरेक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, क्या सेम ही बात बोल रहे हैं? इट इज द बोर्ड हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस, दिस इज डन, बोलो बेटे, ये पढ़ चुके हैं ना, 15 डायरेक्टर्स, बोलो यार। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वाला जो पॉइंट है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? सेक्शन 8 कंपनी, कौन सी है सेक्शन 8 कंपनी, एनपीओ, तो इनकी 15 से डायरेक्टर हो सकते हैं एनपीओ में, यस, बिना स्पेशल रजिस्ट्रेशन पास करे आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हो।
देखो ना कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर शेल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि एग्जाम्शन मिली हुई है किसको बेटा, सेक्शन 8 कंपनी। समझ में आए नहीं आए, कसम से दो चीज कुछ भाई। तो जो ओपीसी में था तो तो वन ही चलेगा। नहीं उसमें भी 15 हो सकते हैं। बट आपने तो बोला था ठीक है। मैंने क्या बोला था, फिर आपने बोला था, मारो मत चपेट कान में, दे दो। सिंगल मेंबर और डायरेक्टर दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, आपने बोला था। चीजें सुनो ध्यान से, अब तो रिकॉर्डिंग्स भी है, जहां फालतू वाला रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। ओए नंदनी, फिटनेस में बातें क्यों कर रही हो? एवरी कंपनी शेल हैव एट लीस्ट one director who stays in India for a total period of not less than 182 days. Shit. देखो बच्चों, ये कहता है रेजिडेंट डायरेक्टर की बात। किसकी बात करता है ये? रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पढ़ाया था आपको 12th क्लास में, नॉर्मल रेसिडेंट, याद ना? इनकम टैक्स के हिसाब से ही बताया था। रेसिडेंट का मतलब जो पिछले साल भारत में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? यार हर कंपनी इंडिया में जो इनकॉर्पोरेट है, इंडिया में जो काम कर रही है बेटा, उसमें एक डायरेक्टर कम से कम कौन होना चाहिए बेटा? रेसिडेंट है। भले बाकी डायरेक्टर फॉरेनर हो जाए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, फॉरेन रेसिडेंट हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, बट एक डायरेक्टर हमें क्या चाहिए बेटा? रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब वो इंडिया से ही बिलोंग करना चाहिए। पिछले साल वो कितने दिन रहा भारत में? रहो 182 डेज या उससे ज्यादा दिन वो कहाँ रहो बेटा? भारत में। देखो, एवरी कंपनी शेल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ कितना बेटा? नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। समझे? तो उसको बोलेंगे रेसिडेंट डायरेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? रेसिडेंट डायरेक्टर। आई होप सो समझ आ गया होगा। चलिए अब जरा पुस्तक में आइए, फटाफट से बुक लाए आप लोग। यस सर। ये देखो, ये पढ़ा चुका हूँ, दिस इज डन। अच्छा यहाँ पर एक और चीज दे रखा है, देख लो। वुमेन डायरेक्टर। क्या बेटा? वुमेन डायरेक्टर। कुछ क्लास ऑफ कंपनीज होती है बेटा जिनको वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। किसको अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है? क्यों करवा रहे भाई वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ये लोग? क्या जरूरत है वुमेन को अपॉइंट करने की बोर्ड्स में? हाँ जी, बोलो। वाई वी रिक्वायर्ड वुमेन डायरेक्टर? अरे यार तुम खुद सोचो ना, अभी इंडिया में या कहीं पर भी क्या विमेन एम्पावरमेंट को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वुमेन्स भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर सके। बोले बेटे, तो इसलिए बेटा यहाँ पर भी एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 एंड द सेकंड प्रोविजो। ये कौन से प्रोविजो में डिफाइन है बेटा? सेकंड प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो में तो ये लिखा हुआ ना, रेजोल्यूशन पास करके आप बढ़ा सकते हो 15 डायरेक्टर्स को। तो सेकंड प्रोविजो कहता है कि स्पेसिफाइड कंपनीज को एक वुमेन डायरेक्टर अपन, स्पेसिफाइड का मतलब भैया कुछ सिलेक्टेड कंपनीज है खाली, बस सारी कंपनीज को अपॉइंट नहीं करना। तो सिलेक्टेड कंपनी कौन है? एक तो है लिस्टेड कंपनी। कौन है बेटा? एक है वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए हो। कितना हो? 100 करोड़। और जिसका टर्नओवर 300 करोड़ हो। तो इसमें से कोई एक कंपनी को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा बेटा? वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। जितनी भी कंपनी लिस्टेड है बेटा, उन सबको एक वुमेन डायरेक्टर कम से कम अपने बोर्ड पर रखनी पड़ेगी। या फिर वो पब्लिक कंपनी जिनका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। किसको बेटा?
एक वुमेन डायरेक्टर को। समझ में लिख लो उसको फटाफट से। और ये बुक में लिख लो उसको, बुक लाई नहीं हो क्यों? बारात में ही हो मेरी, बारात में नालायक इंसान। और कौन लेके आया बुक? ये तो कर भाई मेरा डंडा खाए हो, फिर डंडा लेके आई हो कल। ठीक है, वो जो इतना लंबा हो बिनिन तक पहुंचे, ताकि मारने में आसानी हो, चट। अरे पॉसिबिलिटीज तो हो सकती कभी ना लाए। नहीं, बेचारे इधर थक के आएगा, फिर पिटेगा भी। कितना जुर्म है ये। प्रीति पास पड़ेगा। ये तो पिटती रहती है। ये ज्यादा लंबा है। ये वाला लड़ने आते हैं करनी पड़ेगी। हाँ, इलास्टिसिटी हो जाती है ना बहुत ज्यादा। इससे सुनो, उसमें करने का लगा था इंग्लिश में पब्लिक के साइड में पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। एक 1 तारीख से। अच्छा, 1 तारीख को क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है? 1 को नहीं होगी, 5 को नहीं होगी, 9 को नहीं होगी। से 5 ये सब कुछ का हुआ लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। सही याद दिलाया इसने। अरे रुक जाओ, ना लाएगा। ज्ञान से तो स्टार्ट हो जाएगी। अरे यार, मैं बता दूंगा बाद में आपको, ऐसे कर देना मसाज कर दूंगा, डोंट वरी। देखो मैं बता दूं, थर्सडे मंडे थर्सडे मंडे थर्सडे थर्सडे मंडे थर्सडे। ये नहीं, अरे सुनो, 1 तारीख से थर्सडे मंडे थर्सडे मंडे थर्सडे मंडे। नहीं, ऐसे कैसे कर रहे हो? बारात में थोड़ी आया मैं। कुछ नहीं, गलत बात बेटी, गलत बात। चलिए, लिखा आप लोगों ने? सर अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब जरा ये सेक्शन बुक से ही कर लेते हैं इसको, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है, देयर इज नो प्रोविजन मेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर when subscriber of memorandum who are individual shall be deemed to be first director of the company until director are duly appointed by the member. Every director shall be appointed by the company general meeting। मतलब सुनो क्या सिचुएशन कह रहा है। देखो बच्चों, बेटे बुक लेकर आया करो। ये बुक ना आपके घर पे रखने के लिए नहीं दे रखी है मैंने। इसको लाना है, इसको पढ़ना है, इसको ओपन करना है। ऐसे नहीं घर में रह के वो 1 के 2 हो जाएंगे। है आज निकाली है, कहाँ पैक कर रखी थी? बड़े फ्यूचर, बता मेरा हाथ देखिए, मेरी शादी कब होगी? ये भी नहीं करके तो बस फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है लड़के, देख रहे हो? बताओ जरा, बताओ। नहीं ये तो आपको आता होगा पाम रीडिंग आती है मेरे को। हाँ। ये तो था वो मैं हर किसी को नहीं बताता ना भाई, समझ स्पेशल पीपल से। अब मान लो कंपनी बनी, कंपनी क्या हुई? बनी। और डायरेक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? सर नहीं चाहिए। ये अच्छा, स्टार्टिंग में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कुछ मेंबर सब्सक्राइब करते नहीं करते? भैया एक बात बताइए, ओपीसी में कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं? एक सब्सक्राइबर्स बोल रहा हूँ, डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, नलायक को ध्यान सुनना। प्राइवेट कंपनी में कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं? 2 ही। तो मैंने नहीं बोला पब्लिक में कितने होते हैं? 7। दे आर सब्सक्राइबर्स। तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। मान लो जब कंपनी बनी है तो कंपनी को जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर चाहिए, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जो चाहिए उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। अब प्लीज, फर्स्ट डायरेक्टर मतलब ये मत समझना कि एक ही डायरेक्टर होगा। फर्स्ट डायरेक्टर मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट डायरेक्टर मतलब जो पहली बार कंपनी में अपॉइंट होगा। अब एक बात बताइए, जनरली ये सेक्शन 152 कहता है भैया ऑल डायरेक्टर शुड बी अपॉइंट इन द जनरल मीटिंग। अबे यार कैसी बात कर रहे हो? आज कंपनी बनी है, आज ही क्या मेंबर अपॉइंट जनरल मीटिंग बुला लेंगे क्या? सर जनरली पॉसिबल नहीं होता है। तो सब उसके लिए इस सेक्शन ने बोला कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जब आप कंपनी बना रहे थे ना, जब आप कंपनी बना रहे थे तो तुमने एक डॉक्यूमेंट बनाया होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा ना। तो भैया इसमें अगर आपने मेंशन कर दिए, इसमें अगर आपने मेंशन कर दिए नेम ऑफ डायरेक्टर्स,
नेम ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं सुन पा रहा। आपने जब कंपनी बनाई, याद है ना, लास्ट क्लास में आपको इनकॉर्पोरेशन बताया था, और इनकॉर्पोरेशन करते हुए हमें दो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोलो बेटे। हाँ जी। तो ये सेक्शन 152 कह रहा है भैया मेंशन कर दो डायरेक्टर का नाम किसमें, इन्हीं को हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर। अगर मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन, अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब आर्टिकल साइलेंट है, तो ये मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर थे ना, नहीं बोलोगे बेटे। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन ये, सेकंड। अब देखो आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कह रहा है जब मेंशन नहीं किया होगा तो ये जो सब्सक्राइबर्स है ना, इन्हीं को हम क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी क्या, डायरेक्टर्स। कब तक मानेंगे, जब तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते। अपॉइंट कहां पे, अपॉइंट बाय जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग में जब, या तो इन्हीं को हम कंटिन्यू कर लेंगे, या तो किसी और को अपॉइंट करेंगे, तो तब तक लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालेंगे बेटा, यही सब्सक्राइबर, इन्हीं को हम क्या मान लेंगे, डायरेक्टर मान लेंगे। समझ आया, नहीं सुन पाए, लिखो इसमें। और करिश्मा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो। उस दिन कहाँ घूम रहे थे तुम, जैसे मैं ज्ञानेश्वर के घर आया था। यहाँ पे आपका 100% फोकस चाहिए मेरे को सीएस में, 100%। 1% भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। और ये मैं सभी से कह रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। हाँ, ये मजाक मजाक के लिए नहीं कर रहे हो, सीरियस तुम लोग। हाँ चलो ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास करो, सीएस कर लेते हैं। क्या, देखो तो आपने कंपनी बनाई, तो आपका पहला डायरेक्टर कौन होगा, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे, ये आप आर्टिकल में मेंशन कर दो। आर्टिकल में मैं लिख दिया कि लकी फर्स्ट डायरेक्टर होगी, या कोई भी नाम लिख दिया, ठीक है, तो उनको हम मान लेंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है, तो आपके जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइब करा होगा ना मिनिमम मेंबर्स ने, इन्हीं मेंबर्स को हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, बट कब तक मानेंगे, जब तक कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर देती। समझे, कब तक मानेंगे, और जब तक कंपनी की जनरल मीटिंग होगी, और जनरल मीटिंग में हम क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, तो फिर ये फिर डायरेक्टर नहीं रहेंगे, या तो फिर इन्हीं को अपॉइंट कर दो, या इनके अलावा किसी और को अपॉइंट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तीन लोग बैठे हुए हैं, ये मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर फॉर एग्जाम्पल, इनको मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट डायरेक्टर। अब मान लो जनरल मीटिंग हुई, तुम लोगों ने बोला भैया हमें इनको अपॉइंट नहीं करना, तुमने किसी और को अपॉइंट कर दिया, तो फिर ये डायरेक्टर रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। फिर वो कौन रहेंगे, डायरेक्टर वो। ठीक है, बट ये कब तक डायरेक्टर थे, जब तक जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते। समझे, थोड़ा ध्यान दो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो अब एक सेक्शन में तुम लोग हिल गए हो, जबकि कुछ भी नहीं है ये, चंपुए। और ये नंबरिंग डाल देना 1 2 3, ठीक है। अभिनीत क्लास के बाद रुक जाइए थोड़ा सा। करिश्मा यू ऑल्सो। पवित्र, तो भी रुक जाइए। क्या क्या होता है ये, हो गया, जल्दी करो। अविनाश तारीख कितनी है भाई, वेरी गुड। हाँ बेटे, हाँ बोलो। ठीक है, टीम तो भी डायरेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, मान लेंगे सर।
मान लेंगे सर, क्या मान लोगे सर? डायरेक्टर कब तक मान लोगे सर? जब तक हमने कोई और डायरेक्टर या इन्हीं डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं किया। समझ में आया बेटे? वैसे तुम्हारे को समझ आता है? घर पे जाके पढ़ रहे हो आप लोग? एग्जाम बहुत नियर बाय है बेटा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में शुरू हो जाए। और कोई छुट्टी नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं पहले। हाँ प्लीज पूछिए ना, पूछो पूछो। Mistake of foreign language. क्या? Mistake of foreign language. फॉरेन लॉ की मिस्टेक्स को बेटा हम एज अ फैक्ट ट्रीट करते हैं, ठीक है? Valid for वॉइड माना जाएगा कैसी बात? मतलब आप उसको कंप्लीट करोगे। ये लिखा आप लोगों ने? बोल क्यों रहे हो भाई? जल्दी करो जिसका छोटा हो। देखिए जरा इधर, आप जरा दोबारा पढ़ते हैं इसको, ठीक है? देखो आपको समझ में आएगा। सेक्शन 158 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड कहता है दैट क्या लिखा हुआ है? वेयर देयर इज नो प्रोविजन, क्या लिखा हुआ है? वेयर देयर इज नो प्रोविजन मेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, मतलब आर्टिकल एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं बना किसके रिगार्डिंग? अपॉइंटमेंट्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर देन सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। समझ में आ रहा है? जो कौन है, इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम क्या मान लेंगे? फर्स्ट डायरेक्टर द कंपनी अंटिल कब तक बेटा? डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर इन जनरल मीटिंग। समझे? एवरी डायरेक्टर शैल अपॉइंट बाय द कंपनी कहाँ? जनरल मीटिंग में। आई थिंक समझ आ गया होगा कब। देखो, एक पर्सन डायरेक्टर कैसे बनेगा भैया? मैं आपको डायरेक्टर कैसे बोलूं? जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है, डायरेक्टर बनने के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए इसके पास? वेरी गुड, किसने बोला है? मुझे लगा पता न लाइक। मस्ट बी होल्ड क्या बच्चे? अ नंबर विच इज नोन एज दिन। क्या नंबर होना चाहिए आपके पास? दिन। दिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होना चाहिए बेटा? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेक्शन 152 कहता है अगर आपके पास दिन नंबर नहीं है आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। समझे? तो यू मस्ट होल्ड दिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो ये लिखा हुआ है, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस, जब तक he has allotted he has been allotted the director identification number or any other number। any other number का मतलब पता है क्या है? डी पिन। क्या बेटा? डी पिन। डी पिन का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप नंबर। जैसे ही कंपनी में डायरेक्टर के लिए डिन चाहिए, वैसे ही पार्टनरशिप में जो एलएलपी है, कौन सी पार्टनरशिप बेटा? एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वहां पर भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए डी पिन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? डी पिन, डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसको हम दिन की तरह इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। मतलब देखो, दिन इज इक्वल टू डी पिन, ये दोनों सेम ही होते हैं। बस दिन किसके लिए होता है? डायरेक्टर। जब वो कंपनी में होगा तो उसको उसी डी पिन को हम क्या मान लेंगे? दिन डायरेक्टर। और जब वो एलएलपी में होगा उसको क्या मान लेंगे? डी पिन। किसके लिए बेटा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए, नॉट पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। समझ में आया भाई? चंपू है? है जैसे डायरेक्टर्स का वैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ठीक है? मैनेजमेंट का काम होता है। देखिए, एवरी पर्सन प्रपोज टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर बाय company general meeting or otherwise shall furnish direct identification number or such other number as may be prescribed।
एंड द डिक्लेरेशन नॉट डिस्क्वालीफाई बिकम द डायरेक्टर। मतलब देखो, आपको दो रिक्वायरमेंट्स अब डायरेक्टर बनने से करनी है। पहला कि आपके पास क्या होना चाहिए, एंड यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड। आप क्या होने चाहिए बेटा, डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए अंडर सेक्शन 164। एक सेक्शन पढ़ाऊंगा आपको मैं फ्यूचर में, सेक्शन 164, जहां पर डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, आपको कंपनी को डिक्लेरेशन देनी है। पहला, जी मेरे पास ये डिन नंबर है। दूसरा कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं एज पर सेक्शन 164। ये कह रहा है बेटा, ये पॉइंट समझ में आया। हाँ, वो जो सब्सक्राइबर को अपने डेट नंबर कैसे मिलेगा फोन जब फर्स्ट अलॉट करना पड़ेगा। ये तो प्रोसीजर है स्पाइस प्लस में ही है। देखो, मैक्सिमम 3 डायरेक्ट पर्सन को आप दिन दिला सकते हो स्पाइस प्लस, और बाकियों को अलग से फॉर्म फाइल करके करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होंगे, कंपनी काम नहीं करेगी। कंपनी काम नहीं करेगी तो प्रॉब्लम। हो गया, जल्दी करो फटाफट से। अच्छा, मैं ना इंस्टाग्राम पे एक ना वो बनाने वाला हूँ। क्या बोलते हैं उसको, पेज, जिसमें आपकी सीएस की रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। ठीक है, तो यू हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। कोई नाम सजेस्ट करो बढ़िया सा। क्या इंस्टा पे एक चैनल बना, आईडी, जहां पे मैं आप लोगों की सीएस की हो गया, ठीक है, और सीए वगैरह का हो गया, बीकॉम्स का हो गया, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आएंगे उसमें बहुत सारी। तो कोई बढ़िया सा नाम सजेस्ट करो मुझे, क्या नाम होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, ये तो फिर फाइनेंशियल ज्ञान नहीं ओनली नॉट फाइनेंशियल, और रेस्ट्रिक्टेड हो गया ना, फिर फाइनेंस की इंफॉर्मेशन होगी उसमें, सब कुछ होगा ना, लॉ, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग। तो कोई ऐसा वर्ड जो बड़ा अट्रैक्टिव से भी लगे, जो हर किसी को याद भी हो जाए, सिंपल भी हो, प्रोनाउंसेबल हो। सोचो, सोच के बताना मुझे। ये लिखा आप लोगों ने, ओ भाई क्या बात कर रहे हो दोनों, अदर क्या लिखा हुआ है, a person appointed as a director shall not act as a director unless he give his consent to hold the office of the director and such consent has been filed to the ROC within 30 days। मतलब देखो, आपको डायरेक्टर बनने से पहले अपनी क्या देनी पड़ेगी बेटा, कंसेंट, कि हाँ मैं इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। और आपके उस कंसेंट को हम किसको भेजेंगे बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ तक, पक्का। ओके, देखो क्या है, अनलेस आर्टिकल्स नॉट प्रोवाइड द रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर in every AGM, not less than two-thirds of the total number of directors shall be public company shall be a person whose period of office liable to determine the अच्छा ये ना तुम एक काम करो, इसको मैं अलग से कराता हूँ, आपको लिखवा के, वरना समझ नहीं आएगा। हेडिंग डालो,
हेडिंग डालो रिटायरमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स। देखो आपने कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, रिटायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिटायरमेंट की। बोलो, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि कंपनी में डायरेक्टर कैसे रिटायर्ड होंगे। तो ये दिया हुआ है हमें सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 में। हम पढ़ेंगे इसको। किसमें पढ़ेंगे बेटा? सबसेक्शन 6 में। तो जरा लिखेंगे फटाफट से। Unless the articles of association provide for the retirement of all directors at every AGM. AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। Not less than 2/3 of total director of a public company person whose period of office is liable to be determination rotation। हो गया जी। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल से क्या कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा एक बात बताओ, क्या डायरेक्टर को परमानेंट अपॉइंट करोगे कंपनी में?
हाँ, देयर इज सम वे ना कि डायरेक्टर को रिटायर करोगे ताकि दूसरे डायरेक्टर्स कंपनी में आ सके, क्योंकि एक ही डायरेक्टर को अगर हमने परमानेंट कर दिया तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया, डायरेक्टर रिटायर्ड बाय रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। मतलब रोटेशन का मतलब ये रिटायर्ड होते रहोगे, अपॉइंट होते रहोगे। ठीक है, सिचुएशन देखो। कहता अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कहां पे बेटा, अगर लिखा हुआ है कि सभी डायरेक्टर रिटायर्ड हो जाएंगे एजीएम में, क्या हो जाएंगे बेटा, ऑल डायरेक्टर रिटायर्ड, मतलब लाइबल टू रिटायर्ड, ऑल डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर। तो इसका मतलब फिर तो हमें सेक्शन 152 देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर जब सभी डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर्ड हैं तो वी नो नीड टू सी व्हाट बेटा, सेक्शन 152। बट कहता अगर ये नहीं लिखा हुआ है, ये साइलेंट है, आर्टिकल क्या है, साइलेंट एंड नॉट मेंशन, Yeah, that get it that ऑल डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर्ड, सॉरी, लाइबल टू रिटायर, मतलब सभी डायरेक्टर क्या है, रिटायर्ड हो रहे हैं, लाइबल टू रिटायर्ड है, लाइबल टू रिटायर्ड। सबको रिटायर्ड नहीं करूंगा मैं, कुछ को करूंगा, बट सभी को क्या मान लूंगा, लाइबल है रिटायरमेंट होने के लिए, बट नहीं मेंशन है। तो कहता कोई बात नहीं, एक्ट कहता है 2/3 ऑफ टोटल, क्या कहता है, 2/3 ऑफ टोटल आर लाइबल टू रिटायर। क्या कहता है बेटा, आर लाइबल टू रिटायर, बोलो बच्चों। हाँ, अब सुनो, अगर ऑल है फिर ठीक है, अगर ऑल नहीं मेंशन करेगा तो हम कितना कर देंगे, 2/3। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल डायरेक्टर हमारे कंपनी में मान लो 14 है, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे कितने हैं, 14 है, और आर्टिकल में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब 2/3 क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड बाय रोटेशन। बोलो क्या हो जाएगा बेटे, रिटायर्ड बाय रोटेशन। तो बेटा 14 का 2/3 निकालना कितना आ रहा है, one निकालो, सही से निकालो। point मैथ्स किस किस के पास थी, लक्की, निकालो निकालो। 9.9 9133। अब बीच में से तो डायरेक्टर को काटेंगे नहीं, कितना हो गए, 10 डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर्ड हो गए। क्या सबको रिटायर्ड कर दूं, हाँ जी, नो, क्या था भैया, इसमें से ना 1/3 डायरेक्टर को रिटायर्ड कर दो, कितनों को रिटायर्ड कर दो, यानी कि 2/3 आर लाइबल टू रिटायर्ड और 1/3 क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड। अब प्रश्न आता भैया 10 में से कितने 1/3 कितना होगा, 10 में से 1/3 कितना होगा, 4 डायरेक्टर मान लो, 1/3 4 डायरेक्टर मान लो, तो 4 डायरेक्टर में से किसको निकालो 10 में से, किसको, ये मेरा फेवरेट है, इसको नहीं निकालो, इसको निकालो, बेकार बंदा है। ऐसा कुछ होगा क्या, फिर क्या होगा, नो, लॉन्गेस्ट जिसने ऑफिस पोस्ट होल्ड करी है वो, ठीक है। जैसे मान लो तुमने पिछले 4-5 साल से होल्ड करके बैठे हो, और एक बंदा 4 साल से होल्ड कर बैठे, किसको निकालूंगा, 5 साल वाले को निकालूंगा, ठीक है। जिसने ऑफिस की जो पोस्ट है वो लॉन्गेस्ट होल्ड कर रखी है, क्या करके बेटा, उस व्यक्ति को हम क्या कर देंगे, रिटायर्ड कर देंगे। समझ आया, बढ़िया कुछ भी कर रहा हो, बढ़िया क्या, फिर दोबारा अपॉइंट कर लेंगे, उसको प्रॉब्लम क्या है, रिटायरमेंट की बात हो रही है ना, हम जनरल मीटिंग में हमें लग रहा है कि डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं कंपनी में, तो उसको दोबारा अपॉइंट कर लो। ठीक, अपन देखो, रिटायरमेंट होगा, डायरेक्टर निकलेंगे, ऑफिस पोस्ट भी तो खाली होगी, तो उसको अपॉइंटमेंट तो करोगे, नहीं समझ मारा, तो उस अपॉइंटमेंट में वापस उन्हीं को अपॉइंट कर लेंगे अगर मेंबर चाहेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है। देखिए, कह रहा अनलेस आर्टिकल्स ऑफ प्रोवाइड द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर ऑफ एवरी एजीएम, अगर नहीं डिफाइन है, क्या लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी लायबल टू रिटायर्ड बाय रोटेशन, ठीक है। और इनकी अपॉइंटमेंट भी इसी एक्ट के हिसाब से होगी जनरल मीटिंग में, मतलब जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसकी अपॉइंटमेंट भी किसके हिसाब से होगी बेटा, इसी एक्ट के हिसाब से जनरल मीटिंग में होगी। इसको कॉपी कर लो फटाफट से।
अच्छा, सैटरडे हमारी क्लास नहीं हुई थी ना? क्यों? आपने की। मैंने संडे भी नहीं। संडे तो 12th क्लास का वो था ना, प्रेजेंटेशन। ठीक था, पहली बार था तो। है कोई नर्वस नहीं है। वो वीडियो में ऐसे ही लगता है। पास नॉलेज टीचर बहुत कुछ करवाता है बेटा, तुम्हारा भी होगा। अच्छा सुनो, एक होमवर्क है आपका। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो उस एक्ट के ऊपर एक चार्ट बना के लेके आना आपको, और पूरा एक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसका मैं एक प्रेजेंटेशन स्किल प्रोग्राम करवाऊंगा, जहाँ पे आपको आके जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन लगे, सारा टॉपिक हर किसी को याद नहीं करना, कुछ टॉपिक आप सिलेक्ट कर ले, ठीक है? तो मे बी इस संडे आपका वो स्किल प्रोग्राम होगा, या मतलब ठीक है? तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना बढ़िया से, और एक चार्ट बनाना है सबको, जिस चार्ट में पूरा एक्ट कवर करना है आपको, शॉर्ट में कि समझ में आए, यानी कि मुझे समझ ना आ रहा। तो सही था। वो तो आपको देखो ना, यही तो टैलेंट है आपका, तभी तो आपको सीएस कंपनी सेक्रेटरी में अपॉइंट किया जाएगा कंपनी में। सर कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, सारा करके बता रहा हूँ। वो आपको अरेंज करना है दोस्त, सर टैलेंट चार्ट या फिर पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तू बना रहा है, हाँ ये ऐसे कर लेना। क्या हुआ? ओए चुन्नी डालो। कंपनी का होगा तो जब तक कि मेरे से नहीं मुझे ही नहीं बताऊं। मैं खुद यार किट चल गया मुझे चाहिए बहुत क्या जिम करा इसने? रिटायरमेंट रोटेशन क्या? रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन नहीं, बाय क्या है इसका? जब तक कि नहीं पूछेगी नहीं बताऊं। बता इसमें एटीट्यूड बड़ा है। वही होगा। कितना आ रहा है कि है बट आर 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 कर लो, ट्रिपल आर। क्या बता दो। तो इसमें एटीट्यूड बड़ा है भाई। सब पहले से मैंने वो आ रहा है ऊपर वाला ऊंचाई से इसको मैं कितने बोल रहे अच्छा नॉट मेंशन 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर हाँ तो आर पूछने में लगी हुई हो तो आर क्या है मैं तो वही देखूंगी ना रिटायरमेंट बाय रोटेशन। सही तो बोला। ऑफ बोला था इसमें, ऑफ और बाय में फर्क नहीं है। वैसे कि अंग्रेजों के पास है इतनी कंफ्यूजिंग। हो गया? तो जल्दी करो यार, इतना टाइम लगेगा, कैसे खत्म होगा ये? साल भर के लिए कंपनी रिजेक्ट नहीं हो गया, बवाल हो गया है, खत्म ही नहीं हो रहा है। आप बोले तो एक मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ भाई। पार्टी देने का भी बोला था बात है। हाँ, मैं कहा ना बहुत कुछ बोलता हूँ। मतलब बात बाल्टी चाहिए तो बात करो। पार्टी नॉलेज विंच की टी शर्ट किस लिए ले रखे तुम लोग? मुझे तो मिलेगी पहन के आना होता उसको। तेरे साइज की याद पूरा नहीं। हाँ यार कितने का जाओगे तब 400 रुपए का 400 रुपये पे करना पड़ेगा उसके लिए। किसी का नहीं बोला था आपने भाई भैया दे रखी है भाई दिए हुए इन्होंने, तो लड़के में स्पेशल थोड़ी ना भी दिए। हाँ जी भाई मूवी देखने गए थे हम लोग, सबने पैसे जमा करवाए थे। वो तो भाई मैं कराया वो तो मूवी वाले तो अलग थे ना। भाई तुमसे पैसे लेने की मैं तुम मतलब फीस दे दो, मतलब क्या तुम्हें टी शर्ट फ्री मिलेगी?
बारात में ही हो हमारे। चलो देखो देखो, ओ भैया बात है मत करा करो यार, तुम लोग ये पढ़ लिया है। हाँ तो याद हो, द रिमेनिंग डायरेक्टर इन केस ऑफ सच कंपनी शैल डिफॉल्ट एंड रेगुलेशन ऑफ आर्टिकल अपॉइंटेड इन द मीटिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। The first annual general meeting of public company held in the next date of general meeting at the first director was appointed. According to this clause in clause B, every subsequent director of the क्या लिखा बेटा? ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको फालतू का, इसको रीड कर लेना इसको, मैं ऑलरेडी डन वी हैव डन। नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, मैंने आपको बुक्स में करा दिया। क्या लिखा हुआ है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अच्छा सुनो, डायरेक्टर रिटायरमेंट अलग है और रिमूव करना अलग है। मतलब टेन्योर से पहले किसी को निकाल रहे हो तो वो क्या होता है? रिमूवल। ठीक है, टेन्योर पे निकाल रहे हो क्या होता है? रिटायरमेंट। तो देखो, डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रिमूव द डायरेक्टर नॉट बीइंग अ डायरेक्टर बाय एनसीएलटी ने जो डायरेक्टर अपॉइंट करा है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब देखो कंपनी हर डायरेक्टर को क्या कर सकती है? रिमूव कर सकती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। अच्छा ये लिखा हुआ है आपका सेक्शन 169 में। ठीक है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अब सुनो तो ध्यान से, बाद में देख लेना नाराय को, और जो एनसीएलटी ने डायरेक्टर अपॉइंट करा है उसको आपको रिमूव करने की पावर नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे डीएफ है ऊपर का ऊपर का। क्या? पॉइंट्स बोलना होती है। अरे वो वैसे ही है, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से क्या कर सकते हैं बेटा? डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है, बट एनसीएलटी ने जो डायरेक्टर अपॉइंट करा उसको क्या नहीं कर सकते बेटा? बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ हिज ऑफिस आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। मतलब आप 5 साल के लिए अपॉइंट हुए थे, तो आपकी कुछ ऐसा एक्टिविटी जो कंपनी को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको 3 साल में निकलना चाह रही है, तो आपको बोलने का अधिकार मिलेगा, बट आपको फिर निकाल दिया जाएगा। बट आप कौन से डायरेक्टर नहीं होने चाहिए बेटा? वो डायरेक्टर नहीं होने चाहिए जो किसने अपॉइंट करा होगा बेटा आपको? एनसीएलटी। कौन सा डायरेक्टर कह रहा था? एनसीएलटी है वो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब देखो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर है बेटा? भाई सारे टर्मोलॉजी आपने पढ़ाई नहीं है, अब आपको नहीं पता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, इन्होंने फिर भी इसमें दे दिया, पता नहीं क्यों दे दिया, लॉजिक क्या है? एनसीएलटी के डायरेक्टर कौन कहाँ अपॉइंट होता है ये भी नहीं पता, तो बट सुन लो, कंपनी में कुछ डायरेक्टर होते हैं जो एनसीएलटी अपॉइंट करती है। एनसीएलटी मतलब ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल मतलब एक तरीके से क्वाइजी कोर्ट्स होते हैं बेटा, जहां कंपनी के मैटर जाते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो कंपनी से इंडिपेंडेंट होता है, उसके बारे में काफी डिटेल है, फ्यूचर में पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव में। अगर ये रीअपॉइंट हो रहा है सेकंड टर्म्स के लिए, अब देखो पता ही नहीं, बच्चों को ये नहीं पता फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड रीजन डाला हुआ है, बड़ा को बताया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है उसकी फर्स्ट टर्म, राइट, फिर उसको कंपनी दोबारा से भी अपॉइंट कर सकती है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट टर्म्स। क्या बोलते हैं? और जब सब्सिक्वेंट टर्म्स में उसको निकाल रहे हैं, सुना ध्यान से बेटा, शेल बी रिमूव बाय डायरेक्टर बाय पासिंग ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब देखो जनरली आईडी को निकाल रहे हो, फर्स्ट टर्म में निकाल रहे हो तो फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से निकाल लो, बट जब वो सेकंड टर्म में अपॉइंट हुआ है, जब वो सेकंड टर्म में अपॉइंट हुआ है, तो जब सेकंड टर्म में अपॉइंट हुआ और सेकंड टर्म में उसको निकाल रहे हो, तो फिर क्या पास करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, बोलो बेटे। अब देखो ये भी दिया हुआ है, स्पेशल नोटिस दोगे, यस, डायरेक्टर जब भी रिमूव होता है स्पेशल नोटिस दिया जाता है, फिर वैकेंसी क्रिएट जो होगी बेटा उसको जनरल मीटिंग में क्या करोगे? फुलफिल करोगे। समझ में आया? बोले बेटे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको फुलफिल करेंगे मीटिंग में, दैट इज द पॉइंट, दिस इज इट अबाउट। तो अब आता है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। क्या आता है बेटा? मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। अब सुनो, यहाँ पर मैं डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट्स पढ़ लिया, डायरेक्टर का रिमूवल पढ़ लिया, डायरेक्टर का रिटायरमेंट पढ़ लिया, बट पढ़ा ऊपर ऊपर से है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है 2/3 1/3। ठीक है, कौन निकलेगा? ओआर पास होगा रिमूवल पे, एसआर पास होगा सेकंड सब्सिक्वेंट टर्म्स के लिए, ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है। अब क्या लिखा हुआ है? मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का सेक्शन है बेटा 173। क्या है? 173। तो 173 में बेटा हमें प्रोविजंस दिया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब कब होगी। सुनो ध्यान से बेटा, इधर देख लो, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, खत्म करते हैं इसको फटाफट से। जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, लिखना नहीं भाई, इनकॉर्पोरेट हुई, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। ये लिखना है आपको, बट अभी नहीं लिखना, पहले दुबई तो लिखनी। कब करनी है बेटा? 30 दिन के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी है। कौन सी बोर्ड मीटिंग करनी है? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। और इसके बाद आपको साल में एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग करनी है। कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है? 4 बोर्ड मीटिंग का मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलेंगे, असेंबल होंगे और बहुत सारे बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो एक मीटिंग आपकी कब होनी चाहिए?
इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर, और बाकी फिर एक्स्ट्रा कितनी मीटिंग करोगे? 4। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन के जो आने वाले नेक्स्ट ईयर्स होंगे, क्या सिर्फ 4 ही मीटिंग करनी है हमें? हाँ जी। तो सर 4 मीटिंग कंपनी को साल में करनी होती है, दिस इज मैंडेटरी। 4 से ज्यादा कर सकते हो? यस, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप वाली है। कौन से बेटा? प्राइवेट जो स्टार्टअप है। स्टार्टअप तो पता ही है आपको। हाँ जी। इन गवर्नमेंट कंपनी, इनको साल में सिर्फ कितनी मीटिंग करने की जरूरत है बेटा? सिर्फ 2। एक इनकॉर्पोरेशन को मिला के 3 हो जाएंगे, ठीक है, जब इनकॉर्पोरेशन ईयर होगा तो। समझे? बस यही बातें याद रखें, देखो पढ़ लेते हैं। Meeting of board are significant in the light of running the company more efficiently and effectively of the company's act. कहता है mandate a company hold minimum number of meeting of board its proper functioning. The board are crucial of the company development and because of the reason these formal meetings are devised to the policies. Obviously बात है ना, meetings क्यों करोगे आप? पॉलिसी बनाने के लिए, एजेंडा डिस्कशन करेंगे बहुत सारे, ठीक है, उन सब चीजों के लिए। देखो, कंपनीज एक्ट प्रोवाइड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी कितने दिन के अंदर बेटा? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा? देयर आफ्टर, उसके बाद एटलीस्ट मिनिमम कितने? 4 बोर्ड मीटिंग करनी है हर साल, एंड नॉट मोर देन 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है बेटा? यानी कि जो 2 मीटिंग के बीच में जो गैप होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 120 दिन का। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 120 दिन का, 2 मीटिंग के बीच में, बिटवीन 2 मीटिंग्स। समझ आया? बोलो अब देखो क्या लिखा। इन केस ऑफ 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच कैलेंडर, मतलब हाफ ईयर में। तो पूरे फुल ईयर में कितने हो गए? 2 मीटिंग। यानी कि हाफ ईयर में आपको कितना मीटिंग होल्ड करना है? 1। तो पूरे साल में कितने हो गए? तो यानी कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट, अब इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है वो भी आता है बेटा इसमें, ठीक है। तो कम से कम साल में कितनी मीटिंग करेंगे बेटा? 2 बोर्ड मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए यहाँ पे? 90 डेज का। कितने दिन का? 90 डेज का। However, this provision not apply in 1% company where only a director, मतलब जहां सिर्फ एक ही डायरेक्टर है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 8 कंपनी एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर ईयर, वही सेक्शन 8 कंपनी को बेनिफिट मिला हुआ है। अच्छा, जिस कंपनी में एक ही डायरेक्टर है ओपीसी, उसको मीटिंग भी क्यों करनी है? जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो भी रेजोल्यूशन पास होगा तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए? तो डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग आइदर बाय पर्सन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बेटा पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मीटिंग का कोरम कितना होना चाहिए? देखो कोरम कितना होना चाहिए? कोरम होना चाहिए बेटा 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर। अब प्रश्न आता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरम? मैं मीटिंग बुला रहा हूँ, क्या बुला रहा हूँ? मीटिंग। कंपनी में है 15 डायरेक्टर, आया एक है, क्या मीटिंग हो जाएगी? तो कहने का मतलब है सर कितने डायरेक्टर मिनिमम मुझे चाहिए मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए? तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 4। किसके लिए बेटा? कन्वे द मीटिंग, उसको बोलते हैं क्वारम। क्या बोलते हैं? क्वारम। जैसे मान लो कंपनी कहता है भैया 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर ले लो और 2 डायरेक्टर, जो भी हायर नंबर होगा ना इसको हम क्या मान लेंगे? क्वारम मान लेंगे। जैसे मान लो कंपनी में 9 डायरेक्टर्स है, तो 1/3 कितना हो गया? 3, और 2 विच एवर हायर कितना हो गया? 3। तो 3 डायरेक्टर अगर मीटिंग में अवेलेबल होंगे तो हम मीटिंग को कंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वारम। क्या बोलते हैं इसको? क्वारम। चलो फटाफट से लिख लो सारी चीजें। ये 90 डेज और 120 डेज क्या बोल? बेटा पेपर लिखा हुआ मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, और ये जो 90 डेज है मिनिमम गैप है कि 2 मीटिंग के बीच में कम से कम इतना गैप तो होना ही चाहिए। हाँ, बुक में लिखो। और इसमें बेटा सीरियसली ऊपर ऊपर से दिया हुआ है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी, बट जो मैंने आपको बताया सिर्फ उतना पढ़ लेना। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 173 बहुत डिटेल में आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाएगा, बट ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको समझाना इसलिए जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। समझ आ रहा है कुछ? याद करो फटाफट से भैया। इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन के अंदर पहले मीटिंग होनी चाहिए? 6 दिन के अंदर अंदर। कंपनी साल में कितनी मीटिंग करेगी? 4 कम से कम मीटिंग करेगी, और 2 मीटिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 120 दिन का गैप। मैक्सिमम 120 दिन का गैप हो सकता है, होना नहीं चाहिए, हो सकता है। आज मैंने बोर्ड मीटिंग करी, कल कर सकता हूँ, हाँ हाँ, परसों कर सकता हूँ। मैक्सिमम गैप अलाउ कितना करा गया है? 120 दिन का। समझे वे लल्लू? है सर मैक्सिमम तो हो गई सारा। अरे करे कैसे नहीं होगी? और मैक्सिमम गैप का मतलब क्या होता है? कितना गैप ले सकते हो? तो 120 दिन का मतलब 3 महीने हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 4 महीने हो गए, तो 4 3 12 हो तो गई,
फर्स्ट मीटिंग तो पहले करेगा ना, उसके बाद 3 मीटिंग और कर सकता है। 2 मीटिंग के बीच का गैप है ना, आज मैंने कर ली, अब यहां से कितना मैक्सिमम 120 दिन, समझ गए? वो आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि आपको 4 मीटिंग कम से कम हो जाए, ठीक है? और फिर अच्छा, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, स्टार्टअप, प्राइवेट स्टार्टअप, स्मॉल कंपनी, इनको साल में सिर्फ कितनी मीटिंग करनी है? 2। और 2 मीटिंग के बैच बीच में गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम 90, यानी कि आज मीटिंग करी कल कर सकता हूँ? नहीं, अब इसके लिए आपको कम से कम 90 दिन के बाद मीटिंग करनी पड़ेगी सामने। लिखा? साथ के साथ लिख रहा था क्या? तो पिटेगा मेरे से कैसे? ये साथ साथ क्वारम का मतलब क्या है? ऑब्वियसली स्मॉल कंपनी है वो, प्राइवेट स्टार्टअप। क्वारम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर नीड टू बी फॉर कंक्लूडिंग द मीटिंग, मतलब वो कम से कम मेंबर जिनकी हमें जरूरत है मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? क्वारम। ठीक है, लिख लेना भाई, भूल जाओगे नहीं तो लिख लो साइड में, क्वारम का मतलब क्या होता है। अब फिर बोलूं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर नीड फॉर कंडक्टिंग मीटिंग, हो गया। ये याद रखना, मैक्सिमम गैप 120 दिन और मिनिमम गैप 90, 90 ठीक है। किसके लिए है बेटा 90 का गैप? ओबीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, और गवर्नमेंट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, ठीक है। इसमें तो कम लिखा हुआ है सर, ओबीसी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी लिखा हुआ है, और सेक्शन 8 कंपनी। हो गया भाई चंपक लाल? हाँ, जल्दी करो। तो ये हो गया डायरेक्टर्स की मीटिंग समाप्त। अगेन बेटा ये सब ऊपर ऊपर से दिया हुआ है, एक एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इसकी काफी डिटेलिंग है एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको, इसलिए आपको ना कुछ बुलेट्स पॉइंट याद रखना है बस, कितनी मीटिंग्स होंगी, कितना गैप होना चाहिए, बस ये याद रखना, आपको एमसीक्यू में ही क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर्स मीटिंग। अब कंपनी में ना 2 तरह की मीटिंग्स होती है शेयर होल्डर की, एक होता है ईजीएम और एक होता है एजीएम। क्या होता है एजीएम और ईजीएम? जरा इधर देखो, क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो शेयर होल्डर मीटिंग बेटा हमारे 2 तरह की होती है, एक होता है एजीएम, एक होता है ईजीएम, सॉरी एजीएम, ठीक है। बोलो बेटे, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। और ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बोलो बच्चों। हाँ, अच्छा, ईजीएम डिफाइंड है सेक्शन 96 में, और सॉरी एजीएम डिफाइंड है सेक्शन 96 में, और ईजीएम डिफाइन है 100 में। कहाँ पे? 100 में। सुनो जरा ध्यान से, लिखो मत यार, समझ लो पहले। ये है मैंडेटरी। क्या है ये? मैंडेटरी, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार आपको मीटिंग करनी ही पड़ेगी। और ये बेटा कोई मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, ये क्या है? ऑप्शनल है, कर लेना। साल में कितनी मीटिंग बुला लो, एनी नंबर ऑफ मीटिंग, ठीक है। एनी नंबर ऑफ मीटिंग आप कॉल कर सकते हो बेटा, कोई भी नंबर ऑफ मीटिंग, मतलब साल में मैं 100 ईजीएम भी बुला सकती हूँ, ईजीएम,
बट एजीएम कितनी होगी बेटा? एक ही होगी और वो मैंडेटरी है। एजीएम करना ना करना मैंडेटरी नहीं है। आप कर भी सकते हो एजीएम, नहीं भी कर सकते हो, बट एजीएम करना क्या है? मैंडेटरी। अब सुनो जरा ध्यान से। सर एक सुधार भी सकते क्या? नहीं, ओनली वन एजीएम। हैं। अब इधर देखो, सिचुएशन क्या है। न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अब इसको एजीएम कब करनी है? अब इसको एजीएम कब करनी है? तो बोलेंगे भैया तुम्हारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? जनरली फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है हमारा? 31 मार्च, वट एवर द ईयर। तो यहां से 9 मंथ्स के अंदर अंदर, कितने मंथ्स के अंदर आपको फर्स्ट एजीएम कॉल करनी है? अरे यार क्या हो रहा है? आपको क्या करनी है? फर्स्ट एजीएम कॉल करनी है न्यूली इनकॉर्पोरेशन के केस में, ठीक है भैया। अगर मेरे पास सब्सिक्वेंट मीटिंग कॉल करनी है, मुझे क्या करनी है बेटा? यानी कि कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, अब मुझे क्या करना है? सब्सिक्वेंट एजीएम कॉल करनी है। क्या करनी है? सब्सिक्वेंट एजीएम कॉल करनी है। सुनना ध्यान से, मैं बहुत ऊपर ऊपर से करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब बोलेंगे भैया बताओ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर आपका कब खत्म हो रहा है? सेकंड और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल खत्म। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना नंबर चलता रहेगा। तो यहां से 6 मंथ के अंदर अंदर, कितने मंथ के अंदर अंदर? 6 मंथ के अंदर अंदर आप सेकंड या सब्सिक्वेंट एजीएम को क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट एजीएम के लिए कितना टाइम दे रखा है? सेकंड के लिए कितना दिया हुआ है? 6 महीने। अच्छा, बट सेकंड में एक बेनिफिट है, अगर मान लो नहीं कॉल कर पाए तो आप 3 महीने का एक्सटेंशन क्लेम कर सकते हो। क्या क्लेम कर सकते हो? एक्सटेंशन फ्रॉम आरओसी। इनके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आप 3 महीने की क्या क्लेम कर सकते हो बेटा? एक्सटेंशन क्लेम कर सकते हो कि भैया हमें क्या कर दो? एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दो। अच्छा, दो एजीएम के बीच में कितना गैप होना चाहिए? आप लोगों का काम डॉक्टर की क्या? सबसे नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका मतलब होता सब्सिक्वेंट आने वाले एजीएम। हाँ बस खत्म नहीं ये बेटा। फर्स्ट एजीएम समझ में आ गया? फर्स्ट एजीएम कितने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए? जिस दिन फाइनेंशियल खत्म हो वहां से 9 महीने के अंदर। ये क्या नहीं आया भाई समझ में? क्या समझ नहीं आया इसमें? कोई पूरा ही नहीं काम है। देखो मुझे मान लो सेकंड एजीएम कॉल करनी है, ठीक है। तो मेरा फाइनेंशियल कब खत्म हो? मेरा फाइनेंशियल कब खत्म होगा अगेन? 31 मार्च को। बोलो बच्चों। हाँ, 31 मार्च से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या कर लेना है? सेकंड या सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है यार? आपने थर्ड, फोर्थ, फोर्थ एजीएम कॉल करनी है, फिफ्थ एजीएम कॉल करनी है। तो फिफ्थ एजीएम कब कॉल करोगे भैया? जिस दिन फाइनेंशियल खत्म हुआ। इससे पहले फोर्थ कर चुका हूँ, फिर फिफ्थ कर रहा हूँ। तो फोर्थ कंप्लीशन के बाद जो मेरा पहला मतलब जो उसके बाद जो फाइनेंशियल खत्म होगा वहां से कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर मुझे पांचवी एजीएम कॉल करनी है, ठीक है। पांचवी खत्म हो गई, अब अगली कौन सी एजीएम होगी? छठी। तो फाइनेंशियल कॉल खत्म हुआ, वहां से 6 महीने के अंदर क्या करूंगा? छठी एजीएम कॉल करूंगा। फिर कौन सी? सातवीं। फिर कौन सी? आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ऐसे चलता रहेगा ना सिस्टम। हाँ, तो इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब सेकंड हो या सब्सिक्वेंट हो, सब में कितना होगा? 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझा? कॉर्पोरेट क्या? मैं हो सके कॉर्पोरेट से बात भी करूंगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं। कितने मंथ का एक्सटेंशन मिल गया? 3 मंथ्स का। तो ऑब्वियस बात है फिर 9 मंथ हो जाएंगे। अच्छा, टू एजीएम के बीच में कितना गैप होना चाहिए मैक्सिमम? तो ये कहता है मैक्सिमम 15 मंथ का गैप होना चाहिए, मतलब हो सकता है। होना क्या चाहिए मतलब हो सकता है 15 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। बोलो बच्चे। बट अगर एक्सटेंशन क्लेम करा है, एक्सटेंशन क्लेम करा है तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना मिल जाएगा? तो ये गैप कितना पहुंच जाएगा? 18 महीने। समझ में आया? है कि देखो फर्स्ट एजीएम कब कॉल होगी भैया? जिस दिन हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल खत्म हो वहां से 9 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। सो सबसे सेकंड और सब्सिक्वेंट एजीएम कब कॉल होगी बेटा हमारी? जिस दिन हमारा फाइनेंशियल खत्म हो वहां से 6 महीने के अंदर। क्या हम एक्सटेंशन क्लेम कर सकते हैं? हाँ। कितना एक्सटेंशन मिल सकता है हमें? 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है बेटा। सॉरी, समझ आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है समझ में बताओ? समझ में आ रहा है बेटा?
और दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? 15 महीने का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, उससे ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ, एक ही केस में जब एक्सटेंशन मिली हो, कितने टाइम का? 18 महीने का। बेटा आपको ना अगेन ये सिर्फ डेज याद रखने हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, एमसीक्यू पेपर में यही आएंगे। बाकी डिटेलिंग सेक्शन 96 हम कब पढ़ेंगे? एग्जीक्यूटिव में। 100 कहाँ पढ़ेंगे? एग्जीक्यूटिव में। समझ में आ रहा है? बोलो। नहीं आ रहा समझ में? नालायक होगी। देखो फिर देखो, पढ़े लेना उसको। अब देखो क्या लिखा हुआ है? एजीएम इनकॉर्पोरेशन होगा ना, एजीएम टू बी हेल्ड इन वंस इन ईयर लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंट एजीएम फिर 6 मंथ, सब्सिक्वेंट एजीएम कितना है? 6 मंथ। तो गैप कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 15 महीने। बोलो यार, मीटिंग कितने बजे हो सकती है? 9 से 6। नेशनल हॉलीडे पे मीटिंग नहीं होगी, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, सारी चीजें। कौन कौन से मैटर कंसिडर कर सकते हैं हम? अच्छा सुनो, एजीएम में ये मैटर मैंडेटरी कंसिडर होंगे। मतलब जब भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो ये 4 मैटर क्या होंगे बेटा वहां पे डिस्कस होंगे। पहला, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे बेटा? ये कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। तो कहाँ होगी कंसिडर? ये एजीएम में। जो आपने पीएनएल अकाउंट पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सबको देखना, चेक करना पड़ेगा ना, सही है कि नहीं है। कहाँ चेक होंगे? ये एजीएम में। ठीक है। दूसरा, अगर मुझे डिविडेंड देना है तो कहाँ दूंगा मैं? एजीएम में। बट ये डिविडेंड है फाइनल डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड है? अगर मुझे डायरेक्टर से अपॉइंट करनी है तो कहाँ करूंगा? एजीएम में। अगर मुझे अपॉइंटमेंट करनी है, रेमुनेशन करनी है किसकी? ऑडिटर के, तो कहाँ करूंगा? एजीएम में। ये एजीएम में डिस्कस नहीं हुए, कहाँ ये डिस्कस हो गए हैं? एजीएम में। समझ में आया? क्या? अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रेमुनेशन ऑफ ऑडिटर्स। कंपनी में ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना पड़ता है एज ऑडिटर, तो उसकी अपॉइंटमेंट एजीएम में होती है। समझ में आया? ये बेसिक डिस्कशन से बेटा ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप बुक से थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट दोनों का तो क्या? हाँ, ये लिख लो। नींद आ रही है बेटा? अक्षय, इसके प्रीवियस वाले वीडियो देख लेना आप, ठीक है? तुम नालायक हो, छुट्टी कर लेते तो। अभी और भी पेपर है तुम्हारे इसके बाद? कल, कल हमारे इकोनॉमिक्स में नया चैप्टर शुरू होगा ना। क्या करें फिर? कल कर कल तो मैं लंबी क्लास लूंगा, और फाइनेंशियल सिस्टम पे खत्म कर। क्या है?
एक दिन में कपल बोल रहे अरे यार कैसी बात कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। वो तो एक हो जाएगा, वो मेरे पर छोड़ दो। बस एक ही वर्ड लिखवाना, रीड फ्रॉम बुक। चुप ना लायक। ये फर्स्ट एज में है, कौन सी एज में है? हाँ कितना महीने का गैप होना चाहिए? अबे सुन तो लिया करो, क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा हूँ। तुम लोग यार मतलब कैसे बच्चे हो, शर्म आती है तुम लोगों के। कौन है? हाँ जी, आ रहा हूँ थोड़ा। तुम लोग लिखो, मैं ढूंढूंगा। और तो पता other content very limited is क्या हुआ? भूख लग रही है? चलो, लिखा आप लोगों ने? तो टेस्ट आज होगा। हाँ होगा दोस्त। भैया हाँ भैया, बोलो भैया, कहाँ हैं, परेशान हो भैया? क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लिखा है बेटा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये क्या होता है? कौन सब सुन लो, पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको रीड कर लेने होती। इधर देखो, ये सरकार कहती है हम ही सारा सोशल वेलफेयर एक्टिविटी क्यों करें, हालांकि कुछ करती नहीं ना, लाइक बट से भी बोलती है। कहती है भैया कंपनी, इधर देख लो यार, कहती है कंपनी आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ। क्या कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टुवर्ड सोसाइटी? ऐसा बोलो बच्चों।
क्या सोसाइटी की ओर आपका कोई दायित्व है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए बेटा कंपनीज एक्ट में सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 135, जिसको हम बोलते हैं CSR। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिंपल सी बात है, सुनो। इसको सिर्फ आपको क्या करना है? रीड करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस इतना सुन लो। कम इस सेक्शन में क्या दिया बेटा कि कंपनी को कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, और ये कौन कौन से जगह है जहां पर कंपनी अपना पैसा लगा के सोशल वेलफेयर कर सकती है। तो ये सारे सारे चीजें हैं जहां पर अपना CSR का फंड्स क्या कर सकती है कंपनी? इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये रीड करना और कुछ नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस एथिक्स, 11th क्लास याद है आपको? वहां पर आपने कौन सा पढ़ा होगा? बिजनेस एथिक्स। बड़े एक बात बताइए, हालांकि कंपनी जेट खत्म हो गए, ये बिजनेस एथिक्स का फालतू सा टॉपिक दिया हुआ, सुन लो एक बार ध्यान से। एथिक्स का मतलब क्या होता है? मॉरल्स, ड्यूटीज। अब जैसे मान लो एक पर्सन का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, अब पविन जा रहा था, इसने कहा छोड़ना मरने दे, मैं थोड़ी उठाऊंगा। किसने कहा? किसी व्यक्ति ने भाई उठा लो, उसने कहा भाई लॉ में कहा लिखा है? लॉ में तो लिखा नहीं है, और जब लॉ में लिखा तो मैं क्यों उठाऊं? तो ये चला गया वहां से। जरूरी है हर चीज लॉ में लिखी? कुछ हमारे नैतिक दायित्व तो होते हैं, उसी को बोलते हैं मॉरल ड्यूटीज, यानी कि एथिक्स। क्या बोलते हैं? एथिक्स। बड़ी बात है। मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं क्या हूं बेटे? बिजनेसमैन। मान लो मैं समोसे तल रहा था। क्या तल रहा था? समोसा। उसमें गिर गई छिपकली। क्या गिर गई? और उस समोसे के अंदर वही फ्राइड हो गई है। ठीक है, बोलो बेटे। बट मैंने क्या, ओहो नुकसान हो जाएगा ना, एक काम करा, उस छिपकली को निकाला, फेंक दिया और समोसे लोगों को दे दिए। क्या किसी को पता उसमें छिपकली गिरी थी? मुझे पता है। बोलो यार। हाँ, इसका मतलब पीपल्स डोंट नो अबाउट इट। मैं तो भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बट क्या इनर कंसाइंस, अंतरात्मा कोसेगी मेरे को? अरे यार, मरी हुई छिपकली, तली हुई छिपकली तूने खिला दी किसको? कस्टमर्स को। तो क्या दिस इज माई मॉरल ड्यूटी कि यार मैं खुद ही वो सारे प्रोडक्ट फेंक दूं? बोलो बेटे। हाँ जी। सो दैट मीन सर कस्टमर के साथ वेल ट्रीटमेंट करना, इन्वेस्टर के साथ वेल ट्रीटमेंट करना, एथिकल ट्रीटमेंट करना, दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस। अब जैसे मान लो एक एक कंपनी है जो मिल्क बना रही है। क्या बना रही है? अब मान लो उसने मिल्क में डिटर्जेंट मिला दिया एक्सेस लेवल में, झाग बनाने के लिए, और तुम्हें डिटर्जेंट वाला क्या पिलाया जा रहा है? दूध। तो तुम्हारा बग लेकर निकल रहे हैं भाई, राइट? क्योंकि आप पी क्या रहे हो? दूध के साथ डिटर्जेंट। क्या वेरी 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 डेंजर। बोलो बेटे। तो क्या बिजनेस एथिक्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए बेटा, कि आप कस्टमर को प्योर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे रहे हो या नहीं? अब घी परचेज करने, घी में तुम्हें मक्खन मिला दुनिया भर। आर यू गेटिंग माय वर्ड? सो देयर इज अ पॉइंट, बस यही होता है राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीजें बेटा आप खुद ही पढ़ लेना एक बार। ठीक है, आप ज्यादा जानकार हो इस सब चीजों में। ठीक है। ठीक है, लिखा हुआ है एथिकल डायलेमा। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं बेटा जहां पर हमें लगता है क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट राइट व्हाट रॉन्ग। समझ रहे हो? तो उस रॉन्ग और राइट में कुछ एक को चुनना क्या कहलाता है? सॉरी, राइट और राइट में एक को चुनना क्या कहलाता है बेटा? देखो, एक रॉन्ग और राइट में चुनना बड़ा आसान है, हम सही को चुन सकते हैं। तो जब दोनों ही राइट हो तो हमारे सामने दो सिचुएशन है, दोनों ही सही है, और दोनों में से किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना। फंस गया ना प्रॉब्लम में। जैसे मान लो अर्जुन गौरव तुम महाभारत के युद्ध में थे। किसके युद्ध में थे? और तुम पितामह भीष्म की जगह थे। पितामह भीष्म को जानते हो ना? हाँ। उन्होंने किसको चुना? उनके सामने एक एथिकल डायलेमा था। उनको उन्होंने वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर की आजीवन क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। दूसरा उन्हें ये भी पता दुर्योधन गलत है, और उन्हें ये पता पांडव सही है। वो फंस गए। धर्म संकट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धर्म संकट। कि करूं तो करूं क्या? अगर कौरवों के साथ रहता हूं तो अधर्म का साथ देता हूं, और पांडव के साथ जाता हूं धर्म का साथ तो दूंगा, उससे अपना वचन तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आजीवन क्या बोला है? हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। फंस गया ना प्रॉब्लम में? हाँ, तो इसको बोलते हैं एथिकल डायलेमा। क्या बोलते हैं? एथिकल डायलेमा, कि चॉइस करना क्या सही है क्या गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगेन इसको क्या कर लेना आप लोग? रीड। खत्म हो गया बेटा ये चैप्टर आपका। दूसरा भी है। क्या दूसरा भी है? सेम ही है। ठीक है। सो इसके साथ बेटा हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया कंपनी जेट का, ओवरऑल नहीं। कहीं पे आपको डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है।
बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।